जी हेलो व्यूअर्स, दोनों। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, अमूमन हम पाक भारत डिस्कशन करते रहते हैं और बाकी भी नेशनल सिक्योरिटी के मामला जो खित्ते से दरपेश होते हैं हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा टॉपिक बदलें और जो भारत पाकिस्तान के साथ साथ हम ईरान को भी डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है कि ईरान जो है वो भी खित्ते का एक बड़ा अहम मुल्क है। और जिस तरह हमने कुछ तब्दीलियां देखी हैं ईरान में, कि वहां पे एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने, सुनने में आ रहा है ईरानी कह रहे हैं कि इसराइल ने जो है वो मार दिया है। और अमेरिका में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है वो मिडल ईस्ट की तरफ भी एक नई पॉलिसी लेके आ रही है। और इंडिया के लिए भी एक और पॉलिसी लग रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएगी, जो वो पहले बोलते थे खासकर कश्मीर के हवाले से। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की भारत से, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और हमारे बड़े भाई अशोक वानकाडे साहब हैं। बहुत शुक्रिया अशोक साहब। और धन्यवाद। मैंने ईरान से, स्पेशली ईरान से हमारे साथ मौजूद हैं गुल जमे साहब, जो कि तेहरान टाइम्स और प्रेस टीवी में काम करते रहे हैं और सहाफी हैं, बड़ी पुराना ईरान से कवर कर रहे हैं। गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आपका चीमा साहब, शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। बड़ी मेहरबानी। गुल जैमे साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा और उसकी वजह यह है कि मैं जानना चाहता हूं और मेरे व्यूअर्स भारत में जो पाकिस्तान में हमारे जो दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, ये बताएं ये जो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो कत्ल हुआ है, इसको लेकर के ईरान के अंदर क्या पोजीशन है कि वो इसराइल को इस पे ब्लेम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में एक और भूचाल आ रहा है, आप इसको कैसे, ईरान में क्या मामलात हैं, इस हवाले से अगर हमें थोड़ा बताइएगा काइंडली जी। चीमा साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताता हूँ, जिन साइंसदान का कत्ल हुआ है उनका नाम है मोहसन फखरीजादे। और जो इसराइल है, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो उसको तो फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम कह रहा है और बहुत सारी दूसरी चीजें कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ईरान का वाकई एक पैरेलल वेपन्स न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा। इसकी कंफर्मेशन बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो साइंसदान, जिसको साइंसदान कहकर इन्होंने मारा है, जो साइंसदान असल में साइंस के फील्ड में एक्टिव ही नहीं था, उसकी ड्यूटीज कुछ और थी। एक, पहली बात, वो डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर था। दूसरा, वो साइंस से मुतल्लक मुख्तलफ चीजों को, एक्टिविटीज को ईरान में देख रहा था, जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन भी उसी के का जो प्रोजेक्ट था वो भी उसके जेर असर था। तो मुख्तलिफ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को वो देख रहा था, मुख्तलिफ उसकी जिम्मेदारियां थी। अगर ईरान का कोई न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है, जो मुझे शक है कि नहीं है, अभी तक नहीं है। ईरान, मुझे लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को, आईएई को फॉलो कर रहा है क्योंकि सिग्नेटरी है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई प्रोग्राम है। अगर है तो ही वॉज नॉट द की पर्सन। वो उस टीम में जो एडमिनिस्ट्रेशन में जरूर था, मुख्तलिफ साइंटिफिक कोई और है। एटॉमिक, ईरान के ना एटॉमिक एनर्जी कमीशन, हेलो जी, जी जी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान का जो चेयरमैन है, जो चीफ है, आईटी ग्रेजुएट है, जो असल में ईरान में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज हैं उनको जो देख रहा है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, चला रहा है, वो अली अकबर सालही है, मोहसन फखरीजादे नहीं है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अच्छा, ईरान को ये पता था कि अगर ट्रंप इलेक्शन हार गया और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली हुई, तो इस दौरान ये पीरियड, जो ये टाइम है, ये हसास पीरियड है। ईरान को ये बिल्कुल इसकी एंटिसिपेशन थी कि इसराइल कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे जिससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ईरान के ताल्लुकात खराब हों। ईरान यानी इसराइल कोई ऐसा एक्शन करे, ईरान रिटेलिएट करे और उसके ताल्लुकात
नेक्स्ट जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ खराब हों। आप देखिए जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है, ये ईरान में ये चीज क्लियर है कि मोहसिन फखरीजादे के कत्ल के पीछे इसराइल है, लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट को दुश्मन को जब जिसको भी जिसने के खिलाफ आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको पहले पता हो कि इसराइल इस तरह की एक्शन कर सकता है और ये अहदाफ हैं, ये चीजें हैं जो उसके जहन में है, तो उस वक्त वो कारगर साबित नहीं हो सकता। तो ईरान को क्योंकि एंटिसिपेशन थी, तो ईरान ने फौरी रिटेलिएशन की बजाय उन्होंने एक स्ट्रेटजी ईरान ने अपनाई है स्ट्रेटेजिक पेशेंस की। ये बाकायदा इसका बाकायदा जो सारा मीडिया है, मीडिया की तरफ से को बताया गया कि हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट या स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है उसको दिखाया जाएगा, हम इंतकाम जरूर लेंगे। आपने हमारे एक अहम साइंसदान को, अहम शख्सियत को कत्ल किया है, ये रजिस्टर हो गई बात, इसका इंतकाम जरूर लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा टाइम उस हमारी अपनी कंडीशंस पर, टाइम भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और जिस वक्त हमें सूट करेगा। और दूसरा साथ ही इससे पहले भी आपको पता है कि जो जनरल सुलेमानी है उनका कत्ल भी हो चुका है, उसका भी ईरान ने कहा कि जो फॉरेन हमने मिसाइल्स यूएस बेसिस पर दागे थे इराक में, वो इसका इब्तदाई रिएक्शन था, उसका भी इंतकाम बाकी है। ये सारी दोनों केस उन्होंने कहा कि रजिस्टर हो गया, हम इनका इंतकाम लेंगे, लेकिन अपने मुल्क की सलामती को दांव पर नहीं लगाएंगे। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ईरान को तवक्कुआत हैं, उन तवक्कुआत को उनको खराब नहीं करेंगे, उस रिलेशनशिप को जो बेहतरी आने वाली है उसको खराब नहीं करेंगे, इंतकाम जरूर लेंगे। बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हम इंतकाम जरूर लेंगे। अशोक वनकाड़े साहब, आप बताएं सर कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चल रही है जिसमें ईरान जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप कैसे देखते हैं? भारत में बैठ के आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है अशोक साहब के साथ हमारा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। मैं जो है वो यही सवाल दोबारा लेके चलूंगा। आगे हैं अशोक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। जी हाँ। वो पता नहीं इत्तेफाक कैसा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अशोक साहब, आप बताएंगे भारत इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, जहां पे वैसे तो आपका ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के इंडिया के ताल्लुकात भी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन इसराइल के साथ भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो आप ये बताएं कि आप कैसे देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, हमारे देश ने हमेशा एक बात को ख्याल रखा है, किसी भी देश के कोई भी वायलेंस, भारत महात्मा गांधी का देश है, वायलेंस को अलाउ नहीं करता। यदि आपके यहाँ ईरान में साइंटिस्ट की हत्या हुई है, वो भी गलत है, हत्या होनी नहीं चाहिए, हमारा मानना है। दूसरी बात, हमारे ज्यादातर व्यापारिक ताल्लुकात है। हम बार बार ये कहते हैं कि हम एशिया अपना एक नेशन है, अपना एक विलेजहुड है। यदि हम सब एशियन कंट्रीज यदि साथ में रहे, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान तक बॉर्डर आती है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश है, ये सारे देश यदि मिलकर हम एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑपरेशन करेंगे तो हमेशा हमें वेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा और वेस्ट की दादागिरी को कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। हमारे इजराइल के साथ ताल्लुकात है और हमारे ताल्लुकात इजराइल के साथ ऐसा नहीं कि एकदम पहले दिन से अच्छे थे, धीरे धीरे अच्छे होते गए, क्योंकि बहुत सारी लोग कहते हैं कि हम इजराइल पे सिर्फ इसलिए डिपेंड है कि इजराइल से हमको डिफेंस और मिलिट्री का इक्विपमेंट चाहिए। वो एक अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इजराइल के साथ हमारा जो ताल्लुकात है वो एग्रीकल्चर में है, टेक्नोलॉजी में है, एंटी टेररिस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग में है, ये तमाम बातों पे ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान हमारा बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर है। हम इंडिया का सबसे बड़ा जो ऑयल सप्लायर है वो ईरान है। आपको याद होगा कि जब सैंक्शंस भी लगे थे तब बाकायदा इंडिया ने स्पेशल परमिशन लेकर वो ईरानियन ऑयल जो है वो कहीं ना कहीं लाने का प्रयास कर रहा था। हमारा बार बार, हम कभी भी वेस्ट की नजर से, हम अमेरिका या रशिया की नजर से कभी हमारी फॉरेन पॉलिसी को हम चलने नहीं देते। हमारी पॉलिसी अपनी इंडिविजुअल है। यदि क्योंकि जब हमने भी, हमारे यहाँ पे भी एटॉमिक ब्लास्ट जब हुआ था, जब पोखरान हुआ और जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब हम पे भी सैंक्शंस लगे, वो सैंक्शंस भी हमने झेले। लेकिन हमने हमारा बार बार जो हम कहते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर है वो दैट इज फॉर पीस, हम शांति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करते हैं।
और कई बार हमारे यहाँ देखा भी गया कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी से लेकर तमाम चीजों में काम कर रहे हैं। बार बार हमारा ये कहना है कि किसी भी दूसरे कंट्री में जाके किलिंग नहीं हो, और ये बातें कहीं ना कहीं वेस्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जैसे कि अभी साहब कह रहे थे कि ईरान का न्यूक्लियर वाकई प्रोग्राम है कि नहीं, इसके बारे में डाउट है, क्योंकि इराक में केमिकल वेपन्स होने वाले थे और अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से एक पोजीशन लेके इराक को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन वो केमिकल वेपन्स तो मिले नहीं। तो कई बार वेस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अल्टीमेटली ये जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज है, चाहे किसी भी देश की हो, वो ज्यादातर कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमिकल या कमर्शियल एंगल होता है। इसी के तहत क्या इराक के ऊपर जो आक्रमण हुआ उसमें कोई और कमर्शियल एंगल था? क्या ईरान को लेके कोई कमर्शियल एंगल है? हाँ, एक मुस्लिम टेररिज्म और मुस्लिम जो आतंकवाद का एक जो लगातार एक प्रचार हो रहा है यार, कई बार देखा भी जाता है। बोको हरम अभी जो हुआ अफ्रीका में, वो भी कहीं ना कहीं एक फ्लैश पॉइंट हुआ है। अभी इसके पहले भी लगातार तालिबान को लेके भी ईरान की पोजीशन पहले कुछ रही, बाद में कुछ रही, ये लगातार फ्लिप फ्लॉप होता है। और तालिबान के अगेंस्ट तो बाकायदा भारत ईरान के साथ में भी रहा है। तो हमारे ताल्लुकात ज्यादातर ह्यूमन ग्राउंड पे है, बिजनेस ग्राउंड पे है, और हम बार बार कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की सबसे आगे। हमारे प्रधानमंत्री जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लाल किले से उन्होंने तकरीर की, तब उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया था कि हम आपस में ना लड़े, हम लड़े तो आतंकवाद से लड़े, हम लड़े तो गरीबी से लड़े, हम लड़े तो अशिक्षा से लड़े, हम लड़े तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पुअर है उससे लड़े, डिटोरिएटिंग हेल्थ से लड़े, हम इन चीजों से लड़के सब एक दूसरे से करेंगे। और हम हमारा बार बार प्रयास रहता है कि कोई भी देश हो, हमारा पड़ोसी हो या दूर का हो, यदि हमारे उनके साथ जाने से यदि उसके मानवीय वैल्यू यानी ह्यूमन वैल्यूज में कोई बढ़ोतरी होती है, तो भारत हमेशा हेल्पिंग हैंड देता आ रहा है। भारत ईरान को कभी दुश्मन मानता नहीं। कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, और वो होते हैं कई जगह, हर कंट्री को अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है, लेकिन फिर ईरान की प्रॉब्लम भी भारत जानता है, भारत की प्रॉब्लम भी ईरान जानता है। आज भी ईरान हमारा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, और तब भी था, आज भी हमारे संबंध अच्छे हैं, हमारे वजीर आजम भी वहां जा चुके हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि ईरान और इजराइल इन दोनों में बैलेंस करने में कहीं हम ये कर रहे हैं। और हम बार बार दोनों देशों को हमारी तरफ से एक ही अपील रहती है कि आप लड़ाई की बात मत करें। आप करना है तो कोई लड़ाई करना है तो आप दूसरी चीजों से लड़ाई करें, क्योंकि हम अब 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी में जोरू जमीन के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यदि लड़ाई होनी चाहिए तो मानवीय वैल्यू के लिए होनी चाहिए। एक कोरोना वायरस आया, देखिए कोरोना कहां से आया, कैसा आया, ये छोड़ दीजिए, लेकिन एक कोरोना वायरस ने इस विश्व के जो सबसे बड़े डेवलप्ड अपने आप को देश कहते हैं उनको भी जमीन पे ले आया, जो डेवलपिंग थे उनको भी जमीन पे ले आया, जो गरीब देश थे उनको भी जमीन पे ले आया। ये कोरोना वायरस ने सबको अपनी औकात दिखा दी कि तुम सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, चाहे आप कोई किसी का प्रोग्राम डिक्लेयर करो, या तुम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस करने के लिए किसी की हत्या करवाओ, या आप उनके वहां का किलिंग करवाओ। लेकिन एक बात है कि जब एक कोविड आता है तो सबको नेस्तनाबूद करता है। तो आज के डेट में हमें थोड़ा उठ के सोचना होगा। भारत की पोजीशन इजराइल के साथ भी वही है, ईरान के साथ भी वही है। हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में कहीं भी हम सामंजस्य की स्थिति में रहने के लिए तैयार है। हम कभी ईरान को गलत नहीं मानते तो कभी इजराइल को भी गलत नहीं मानते। हाँ, किलिंग हुई है, किलिंग का निषेध, कोई भी किसी भी टाइप की किलिंग हो, भारत ने हमेशा किलिंग का विरोध किया है। कोई भी हिंसा हो, हिंसा के खिलाफ हम तब भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी, आपका मौकफ आ गया अशोक भाई। गुल जैमल साहब, मुझे ये बताएं कि आप ईरान में बैठ के आप क्या देख रहे हैं? जो अशोक वनकाडे साहब ने बात की, उनका राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, वापस ज्वाइन कर लेंगे। आप क्या समझते हैं जो उन्होंने कहा कि हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बैलेंस करना चाहते हैं, आप वाकई समझते हैं कि ईरान और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है? आप ईरान में, तेहरान में हैं इस वक्त, हमें काइंडली जरूर बताएं इस हवाले से। जी गुल जैमल साहब। अशोक जी ने सारी चीजों को, बहुत सारा कुछ चीजें जो हकायक हैं वो बताता हूं। पहली बात, अशोक जी ने कहा ना कि इंडिया ने आतंकवाद की हमेशा मुखालफत की है। इसी किलिंग की कंडेमनेशन इंडिया की तरफ से नहीं आई अभी तक। यूएई अच्छा, मुत्तहदा अरब अमारात कंडेम ही नहीं किया अभी तक। जिसका
ये सुने, ये बहुत अहम बात है। यूएई का ईरान समझता है कि इसका रोल है किलिंग में, इन्होंने इंटेलिजेंस दी है। यूएई की तरफ से कंडेमनेशन आई है, सब ममालिक की तरफ से आई है, इंडिया की तरफ से अब तक इस किलिंग की कंडेमनेशन नहीं आई, एक फैक्ट। दूसरा के इन्होंने कहा कि आज तक ईरान का जो मेन बायर है ऑयल में वो इंडिया है। चार ममालिक थे, जापान, कोरिया, चाइना और इंडिया। 2 साल पहले सब छोड़ चुके हैं, जीरो सेलिंग बाइंग है इंडिया की तरफ से, जापान, चाइना, सब ममालिक की तरफ से। ट्रंप की जो पॉलिसी थी कि हम ईरान की एक ऑयल एक्सपोर्ट को जीरो लेवल तक लेकर आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करवाने में 4 ममालिक का रोल है, सबसे बड़ा इंडिया का, साउथ कोरिया का, जापान का और चाइना का भी। कुछ चाइनीज कंपनी, आज सिर्फ एक दो चाइनीज कंपनी रह गई हैं प्राइवेटली, और कुछ सीरिया से कंपनीज रह गई हैं जो ईरान का ऑयल बाय कर रही हैं। सीरिया तो पैसे नहीं देता, इसका मतलब कोई फायदा ही नहीं है उसका। चाइनीज एक्सप्लॉइट करते हैं, गुड्स देते हैं, चीजें नहीं देते हैं, एक चीज। तीसरी, जो इंडिया की तरफ पेमेंट है वो $20 अरब के करीब है। $20 अरब की पेमेंट इंडिया ने नहीं की ऑयल की। ऑयल मार्केट से सस्ते दामों लेते रहे, इसलिए लेते रहे कि ईरान मजबूर था। जब सैंक्शंस लगी हुई थी, ओबामा के दौर में जब सैंक्शंस शुरू हुई हैं तो बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई थी, तेल सस्ता देना पड़ा, तेल के वो पैसे नहीं मिले, सिर्फ गुड्स आई। जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को जो कोई मुल्क खरीदने के लिए तैयार नहीं था, वो ईरानियन मार्केट में इंडिया ने डंप कर दी। पैसे कोई नहीं आए, कोरिया की तरफ से नहीं आए, इंडिया की तरफ से नहीं आए, जापान की तरफ से नहीं आए। साफ उन्होंने कहा कि हम जब तक अमेरिकन सैंक्शंस हैं, हम पैसे आपको नहीं दे सकते, हमें अमेरिकन अप्रूवल की जरूरत है। क्यों ईरान ने इंडिया के खिलाफ एक्शन लिया आखिर में? चाबहार से इंडिया को निकाला, मुख्तलिफ जहां ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट थी वहां से निकाला। उसकी रीजन ही ये थी कि उन्होंने कहा कि हम आपको इंडिपेंडेंट कंट्री समझते रहे हैं, हम समझते रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा मुल्क है, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी आप बनाते हैं। हमें तो आज पता चल रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी भी किसी के ताबे है। तो जब आपकी ताबे है तो हम भी फिर उसी तरह फैसले करेंगे। इससे पहले मैं आपको मिसाल देता हूं, ईरान ने कभी कश्मीर के हक में बयान नहीं दिया था, बहुत कम, थोड़ा बहुत जो रिलीजियस लीडरशिप थी उसकी तरफ से बयान आते थे। लेकिन जब से ईरान ने यह देखा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उन्होंने खुलकर कश्मीर में पाकिस्तान के मौकफ की हमायत की है। यह सिग्नल था इंडिया को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ये पॉलिसी अपनाएंगे। तजारती रबावत, डिप्लोमेटिक रबावत ईरान के और इंडिया के दरमियान तकरीबन मिनिमम है, अब इस वक्त ना होने के बराबर है। और उसका सबसे बड़ी रीजन ही ये है कि जो क्रेडिबिलिटी ईरानियंस की नजर में इंडिया की थी, दैट हैज बीन लॉस्ट। ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है। और अशोक भाई, अशोक वानकाडे साहब, आपने जो बातें की उसमें अशोक साहब का मेरे साथ राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। कोई लगता है कि मसला आ रहा है जिसको वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी काफी दफा ऐसे हो चुका है। मेरे साथ अभी दोबारा जुड़ चुके हैं अशोक वानकाडे साहब। अशोक भाई, अभी जो बात हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने इंडिया और ईरान के रिलेशंस को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। राब्ता फिर मुनक़ता हो गया, कोई बात नहीं। तो ये मुझे बताएं अपना गुल जैमल साहब कि अगर इसी तरह इंडिया जो है, आपने बिल्कुल जिक्र किया कि एक्सप्लॉइट भी करते हैं, जो ऑयल मार्केट, जो हमसे ऑयल लिया वो भी आपसे जो लिया ईरान ने, ईरान से लिया, उसके पैसे भी उस तरह नहीं मिले। अशोक साहब, मैं दोबारा आपके पास ही आता हूँ। जवाब दे रहा हूँ। जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? सिंप्लीफाई कर दी है, ऐसा तो है ही कुछ नहीं है। आपके तो हमारे साथ मामला ही बड़े खराब है। जी नहीं, एक मिनट मैं इसका जवाब दूंगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ किलिंग को कंडम किया है, लेकिन ईरान ये चाहता है कि हम इजराइल को कंडम करें। वो नहीं होगा, क्योंकि इजराइल का हाथ है ना है, ये अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है। यदि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का हाथ भारत में बॉम्ब ब्लास्ट में है, तो ये जरूरी नहीं ईरान को, उसको भारत का ही, ईरान बॉम्ब ब्लास्ट को कंडम कर सकता है, जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का नाम ले। बात ये हुई। दूसरी बात है सैंक्शंस की।
सैंक्शंस करते समय आपको ये देखना होता है कि आप वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हो। आपके कोई भी कंट्री अपना हित पहले देखेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि इंडिया इज बिगेस्ट बायर, मैंने कहा इंडिया को सबसे बड़ा सप्लायर ईरान है। ईरान के पास जापान भी बड़ा बायर हो सकता है, चाइना भी बड़ा बायर हो सकता है, लेकिन इंडिया को जो ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, उसमें सबसे बड़ा सप्लायर जो था, जो इंडिया जिससे बाय करता था, सबसे बड़ा इंडिया जिससे खरीदता था, वो ईरान था। ईरान के सैंक्शंस में हमने आखिर तक लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं कि अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ है। जो आप ये कह रहे हैं कि हमने गुड्स दिए, ये गुड्स भी ईरानियन और इंडियन गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के तहत हुए हैं। जब दोनों देशों ने एग्री किया तभी हमने गुड्स दिए। ऐसा तो कोई किसी देश में जबरदस्ती जाके डंप नहीं कर सकता। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वही दी गई। ऐसा भी नहीं कि आपको जो चाहिए नहीं वो जबरन भेजा है, ऐसा भी नहीं हुआ है। हाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट आज भी है, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं निकला है। इस बात को मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूं कि ऑयल सेक्टर में जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ईरान में, वो आज भी वहां पड़ा हुआ है। हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, डिस्कस हो रहा है, लेकिन ईरान को हमने अलग तलक नहीं छोड़ा। ईरान ने इतने दिनों के बाद जब कश्मीरियों की बात कही तो इंटरनेशनल फोरम पे एक बात भी समझ में आती है कि कश्मीरियों से प्रेम किसी को नहीं है सिवाय भारत के। कश्मीरियों को लगातार लोग एक वेपन करके यूज करते हैं कश्मीर के इशू को। जब तक ईरान को पैसा जा रहा था, ईरान तेल ले रहा था, सारा कुछ ठीक था, तो फिर कश्मीर इशू नहीं था। लेकिन जैसे ही इंडिया ने, जैसे ही सैंक्शन के तहत फिर निगोशिएशन होने लगे, तो फिर कश्मीर इशू हो गया। तो ये कश्मीरियों को भी समझ में आता है कि उनको टूल बनाया जाता है कि कब कश्मीर का इशू बोलना और कब नहीं। इसलिए मैं कश्मीर का तो इसमें लाना नहीं चाहता, क्योंकि कश्मीर ये अलग मसला है, भारत पाकिस्तान के बीच में है, और हम बार बार कहते आ रहे हैं। ट्रम्प साहब भी 10 बार बड़े बड़े फोरम पे बोल चुके हैं कि मैं निगोशिएट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमने बोला कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों का मसला है, दोनों निपट लेंगे, ये बात अलग है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान का और इजराइल का यदि आप देखा जाए, इतिहास में जाओगे तो जो सिविलाइजेशन हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो बिल्कुल पाकिस्तान और वर्तमान में जो पाकिस्तान और भारत है इनके बॉर्डर पे था, वो वहां से ताल्लुकात थे ट्रेड और कॉमर्स के। तो ये ताल्लुकात तो हमेशा रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे इजराइल के साथ यदि संबंध रखना, इसके मायने ये नहीं कि सब सारे मुसलमान देशों के साथ दुश्मनी मोल लो, या हमारे भारत में जो मुस्लिम बंधु है, जो मुस्लिम भाई है, उन मुस्लिम भाइयों के खिलाफ कोई फ्रंट खोलने जा रहा है। इजराइल की एक पॉलिसी है, वो अपनी पॉलिसी उसके देश की है। लेकिन मेरे देश में यदि मैं इजराइल से भी दोस्ती करता हूं, तो मेरे यहाँ का मुसलमान उतना ही इंडिपेंडेंट है जितना एक हिंदू है और एक सिख है या एक ईसाई है। आज भी हमारे यहाँ वो है। लेकिन यदि इसको ईरान ये सोचे कि हम इजराइल के खिलाफ फ्रंट खोले, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी एक ये होती है। आप कश्मीर को टूल करके यूज कर सकते हैं, हम इजराइल को टूल करके यूज नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आपने हमारे साथ कश्मीर का बात बोली तो हमने चलो इजराइल को समर्थन देना शुरू कर दिया। एक जो फॉरेन पॉलिसी होती है, एक लंबी पॉलिसी होती है, और इसके लगातार मायने आपके देश के अंदर भी होते हैं। ये 135 करोड़ का देश है, ये हमारा देश का जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वो सभी देशों के लिए मायना रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये टेम्पररी फेजेस होते हैं, आना जाना। आपके यहाँ भी तालिबान के खिलाफ भारत, जब तालिबान के खिलाफ ईरान लड़ रहा था तो भारत भी साथ था। फिर तालिबान के साथ आपके थोड़े बहुत संबंध ठीक हो गए तो भारत उस लड़ाई में अलग हो गया। ये इशू बेस्ड लड़ाई रहती है। भारत और पाकिस्तान की कई मसलों पे लड़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी, पिछली बार इतनी टेंशन में भी पाकिस्तान का प्याज भारत आया था, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि भैया आपने प्याज क्यों लाया, प्याज भी बंद करो। ये सब्जेक्टिव चीजें होती है और अलग अलग सेक्टर में देखा जाता है। इसलिए मैंने कहा कि ईरान के साथ भारत ने कभी वो संबंध इजराइल की वजह से नहीं तोड़े, या इजराइल के साथ संबंधों में कभी कोई कमी ज्यादा इसलिए नहीं हुई कि हमने ईरान के साथ संबंध क्यों जोड़े। जब इजराइल से हम आर्म्स, अम्युनिशन या कोई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की खरीदते तो साथ में तब तेल भी खरीद रहे, तब इजराइल वालों ने भी नहीं कहा। इसलिए भारत की जहां तक पोजीशन है, दोनों देश भारत के लिए, दोनों ही देश नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट, हमारे यहाँ तो वजीर आजम तो पूरे दुबई से लेके यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेके सभी जगह गए हैं, सभी जगह मिले हैं, ताल्लुकात डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़े क्लैरिफाई किए अपनी पोजीशन को, और गुल जैमल साहब बातें तो उनकी काफी हद तक ठीक भी हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। मेरा ख्याल है राब्ता उनका हमारे से दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया, वो आ जाते हैं। अशोक भाई, आप ये बताइएगा गुल जैमल साहब, आज मैं देख रहा था, अल जजीरा में मैं देख रहा था,
और वहां पे मैंने पढ़ा ये कि सऊदी अरब ने ये कहा है अमेरिका को कि अगर आप अपनी ये जो ईरान की न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने लगे हैं तो पहले हमसे कंसल्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो चीजों को उसी ने तो बाइडेन ने तो ये डील की थी तो वो उसको दोबारा करेगा। सो व्हाट इज द पोजीशन इन ईरान? तेहरान में क्या सोच रहे हैं कि क्या मामला ठीक हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के? चीमा साहब बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता हूं। ये बाइडेन ने डील नहीं की थी, ओबामा ने की थी। बाइडेन को ईरान अभी भी ज्यादा करीब है, इसलिए वो उस तरह की बहादुरी शुजात का मुजाहरा नहीं कर सकता जिस तरह का बारक ओबामा ने किया था। बारक ओबामा ने तो नेतन्याहू के खिलाफ स्टैंड लिया था बाकायदा, और शटअप कॉल दी थी और ईरान के साथ आकर डील की। बाइडेन में उतनी सख्त है, ये ईरानियंस को अभी तक शक है, क्लियर नहीं है बात। और दूसरी, उनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हारिस, उनके बारे में भी ईरान अभी तक मशकूक है कि उसके अजाम क्या हैं। उसका हस्बैंड जायनिस्ट है, वो जायनिस्ट लॉबी से बड़ी उसके क्लोज लिंक्स हैं, आईपैक से क्लोज लिंक्स हैं। इसलिए ईरान को अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है, शक है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करना क्या चाहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ईरान इस चीज पर अदा किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जान छूट रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम किया है ईरान के खिलाफ, वो कोई अमेरिकी हुकूमत इंकलाब के बाद कभी नहीं कर सकी। ये पहले बात याद रखने वाली है। सख्त तरीन, इस तरह की सख्त तरीन पाबंदियां शायद ही तारीख में किसी और मुल्क के खिलाफ कभी लगी हों जिस तरह की ट्रंप ने लगाई थी। और मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट में कि यहां इस तरह की फीलिंग्स थी। गवर्नमेंट इसका अकरार नहीं करती, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि यहां इस तरह की फीलिंग थी कि अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा आती है तो हमें कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा इस सूरत हाल से निकलने के लिए, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो वो इस ख्याल को भी सोचना नहीं चाहते थे कि किसी तरह से ट्रंप जो है दोबारा प्रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि ट्रंप ने वाकई ईरान का नाटका बंद कर दिया था। सारी जो पहली दफा जो इनकम है ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट से, वो जीरो तकरीबन हो गई थी, जीरो के करीब पहुंच चुकी थी। तो ईरान और चीजों पर, दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट कर रहा था। हमसाया ममालिक के साथ अराकी कुर्दिस्तान जो ऑटोनोमस रीजन है, अब सेमी ऑटोनोमस रीजन है, उसके साथ, पाकिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान, अजरबैजान, इनके साथ जो लैंड रूट के जरिए ईरान की तजारत हो रही थी, इस तजारत ने ईरान को ना गिरने नहीं दिया। अगर ये तजारत ना होती तो ईरान की इकोनॉमी मेल्ट डाउन कर जानी थी इस सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि लैंड रूट के जरिए ट्रेड ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड है, डॉलर इज नॉट इन्वॉल्व, बैंक्स आर नॉट इन्वॉल्व, सी रूट्स आर नॉट इन्वॉल्व। तो इसलिए ये तजारत, ये रवायती हजारों साल पुरानी जो बार्टर सिस्टम है, इस सिस्टम के जरिए ईरान बचा है। तो सबसे तो पहले इन्होंने तशक्कुर अदा किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, कि अल्लाह का शुक्र हुआ। दूसरा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से इनके खदशात हैं जो मैंने पहले अभी जिक्र किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इनकी अभी इनको समझ नहीं आ रही कि पॉलिसी उसकी क्या होगी। लेकिन ईरान इस फुर्सत को जो मैसर हुई है बाइडेन की कामयाबी की सूरत में, ईरान को समझ है कि बाइडेन इज नॉट ओबामा बट ऑफ कोर्स आल्सो नॉट ट्रंप। तो इस फुर्सत से जो है ना फायदा उठाने का भी पूरी प्लानिंग कर रहा है। उसी की प्लानिंग हो रही थी और इसी दौरान ईरान को पता था कि इस दौरान इसराइल कोई ऐसा एक्शन करेगा और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकता है ताउन से करे कि ईरान और अमेरिका के तल्कात इतने खराब हो जाएं कि बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको पटड़ी पर ना ला सके। तो ईरान में क्योंकि ये एंटिसिपेशन थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने इसके लिए तैयारी की हुई थी। इसलिए अब मैं समझता हूं कि जो मोहसिन फखरीजादे की शहादत हुई है, किलिंग हुई है, ये
ईरान का नेतन्याहू की ये प्लॉट, ये प्लानिंग, ये स्कीम खराब हो गई, तमाम हो गई। इसका असर वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसका मकसद तो था ईरान को इन्वोक करना और रिटेलिएट करवाना। रिटेलिएशन भी किस तरह हो, यूएस फोर्सेस के खिलाफ हो या इजरायली टारगेट्स के खिलाफ हो, इस तरह हो कि टेंशन इतनी बढ़ जाए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो ईरान न्यूक्लियर डील में दोबारा वापस ना आ सके। ईरान इस खेल को समझ गया है, अब बल्कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हम तो मजलूम हैं, हम पर तो जुल्म हो रहा है। ईरान को लगा कि विक्टिम कार्ड सबसे मुफीद है। अब तो अब उसका जो असर उल्ट, जो नेतन्याहू की प्लानिंग थी कि उल्ट हो, मुझे लगता है वो बेहतर होगा। अर्जेंसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब लेगी तो ईरान में ये फीलिंग है कि अब एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी कि ईरान के इशू को पहले रिजॉल्व करें। उस वक्त अगर ये इंसिडेंट ना होता तो हो सकता है ये बैक बर्नर्स पर चला जाता, 6 माह बाद इसकी तरफ तवज्जो होती, या 8 माह बाद या 1 साल बाद होती। अब इसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी होगी और इस पर तवज्जो बेहद ज्यादा होगी पहले से। तो ये यहाँ फीलिंग्स है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने, बड़ी खूबसूरत बात बताई अशोक वानखेड़े साहब। जो गुल जहमद साहब हमें तेहरान से बता रहे हैं कि बेसिकली ईरान विक्टिम कार्ड खेलेगा फखरीजादा की शहादत के बाद, क्योंकि वो समझते हैं कि इसराइल उन्हें ट्रैप में लाना चाह रहा था। अच्छा अशोक वानखेड़े भाई जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? अशोक वानखेड़े। मैं बिल्कुल गुल जी से सहमत हूँ इस बारे में, क्योंकि ईरान का जो पिछला बैकग्राउंड रहा है वो बहुत रिटेलिएटिव रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार उन्होंने रिटेलिएट ना होते हुए, चाहे किसने भी इस पे हमला किया हो या इनके हत्या के लिए कोई भी जिम्मेदार हो, उन्होंने इसको विक्टिम कार्ड खेल के सही में अमेरिका के पाले में गेंद डाल दी है, ताकि अमेरिका को अब ये तय करना है कि वहां किलिंग होती रहने देना चाहिए या फिर ईरान के प्रति कुछ सहानुभूति का रवैया अपनाना होगा। मुझे लगता है कि ईरान जो अभी गुल जी ने जो विश्लेषण किया वो बहुत ही बेहतरीन है, और मुझे वही ईरान की राजनीतिक जो पूरा उन्होंने जो रणनीति तय की है, मुझे लगता है कि वही है जो गुल साहब ने बिल्कुल अच्छी तरह से विश्लेषण किया। बिल्कुल ठीक है। अशोक भाई मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अभी इसी मंडे से हमें पता चला है दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया अनफॉर्चुनेटली। चले मैं इसको दोबारा इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं अशोक साहब को, अगर वो हमारे साथ आ जाए तो मैं सवाल उन्हीं से करना चाह रहा था। अशोक भाई मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ईरानी आपके जो इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, वो जा रहे हैं सऊदी अरब और यूएई जा रहे हैं और वो 1 हफ्ते का ट्रिप कर रहे हैं। हाउ डू यू सी के ये बड़े चमी हुए हैं आप अरबों के साथ? तो वैसे तो आप बड़ा वहां से मालशाल कमा रहे हैं दुबई से और सऊदी अरब से, रेमिटेंस भी 80 अरब डॉलर से आ रही है, बायलैटरल ट्रेड भी अच्छी है। तो आप समझते हैं कि जो इंडिया की फौज है वो अरबों के साथ थोड़ी कोई गुटी गुटी हो जाएगी और साड़ी पता कटन दे चक्कर जो तुसी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मिडल ईस्ट है वो बाकायदा हमारे लिए नहीं भाई, चीमा भाई, आपके लिए भी, पाकिस्तान के भी कई लोग वहां पे, पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी तादाद है सऊदी अरब में और दुबई में। और मैं यदि कहूं तो वहां जाने के बाद भारत पाकिस्तान नहीं होता, वो तो एशियन होते हैं। मतलब भारतीय और पाकिस्तानी लोग तो बिल्कुल भाई जैसे रहते हैं वहां पे, वहां तो कोई झगड़े होते नहीं। झगड़े तो ये हमारे नेता करवाते हैं। लेकिन जहां तक हमारे जो आर्मी के जो चीफ जा रहे हैं, हम ये अभी नहीं जा रहे, इसके पहले भी उन्होंने लगातार टूर किए हैं। वो ऐसा नहीं कि पहली बार ही सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उसके पहले वो नेपाल भी गए, बाकी कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज है, लंका भी गए हैं, वो भी एक्सटेंड कर रहे हैं अपने ये। और बायलैटरल यदि मिलिट्री टाइज एक्सचेंज होते हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि हम भी अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्शन में, आर्मी डिफेंस इक्विपमेंट में हम भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, हम भी आजकल एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ, जब कोई भी देश का आर्मी चीफ जाए या कोई भी जाए, तो सिर्फ वो एक पॉइंट लेके नहीं जाता, वो डेलीगेशन जाता है। उसमें व्यापार की भी बात होती है, उसमें डिफेंस की भी बात होती है, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है, उसमें इंटरनेशनल फोरम पे हम इकट्ठा काम कैसे करते हैं वो हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें जिसमें डिस्कस करते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि आर्मी का चीफ गया तो वही बात करके आएगा, और प्राइम मिनिस्टर गया तो पॉलिटिकल बात करके आएगा, और हमारा फूड मिनिस्टर गया तो सिर्फ अनाज का एक्सपोर्ट करके आएगा, ऐसा नहीं होता। वो जनरली पूरा डेलीगेशन जाता है। और मुझे लगता है कि यदि भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध आज से नहीं, बहुत पहले से अच्छे रहे हैं, उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में है,
हमारे भी बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स उसके यहाँ है, पाकिस्तान का बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स वहां पे है। तो इसको यदि आप बार बार, मुझे ये नहीं लगता पाकिस्तान क्यों ऐसा बार बार सोचता है कि जब भी कोई भारतीय फौज सेनापति कहीं जाता है या हमारा आर्मी हेड जाता है तो कोई युद्ध की स्थिति में जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार शांति की स्थिति में भी जाया जाता है, और आप इसको बिल्कुल अन्यथा न ले। और जहां तक भारत पाकिस्तान का सवाल है, वो तो हमारे मसले हैं, अपने चलते रहेंगे। चाइना का हमारा मसला है, चलता रहेगा वो, उसमें कोई ये तो डिस्प्यूट, हर कंट्री के डिस्प्यूट कहीं ना कहीं चलते हैं और लगातार चल रहे हैं। लेकिन फिर विजिट्स भी होती है, आपके भी आर्मी चीफ कई बार अमेरिका जाते हैं, कई अमेरिका जाते तो हम ये थोड़ी बोलते कि F-16 का कोई स्पेयर पार्ट लेने गए हैं। वो जब अमेरिका जाते हैं तो एक बॉर्डर अपने पूरे देश का व्यू रखने जाते हैं। तो हमारे भी जो आर्मी चीफ गए हैं अरब में, तो वो एक बॉर्डर व्यू लेके गए हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, भारतीय लोग बहुत वहां पे है, आपके पाकिस्तान के भी लोग बहुत है वहां पे, एशियन बहुत ज्यादा है आज मिडिल ईस्ट में। रेदर वहां का जितना ह्यूमन रिसोर्स है वो सब आपके और हमारे और बांग्लादेश के 3 देशों के हाथों में है करीब करीब। तो ये समान चीजें होती है जिसके लिए जाए, तो इसको बहुत ज्यादा डिफेंस के बारे में रीड करने की जरूरत नहीं है। और मिडिल ईस्ट इतना कोई बड़ा डिफेंस का सेक्टर भी नहीं है कि जहां जाने से कोई एकदम पावर का बैलेंस आगे पीछे होगा। वो तो अमेरिकन प्रोटेक्टेड बेल्ट है, जहां जाते हैं, बात होती है, कई चीजें होती है, कई मसले होते हैं जो डिस्कस करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें जरूर से ज्यादा ना सोचे, वो कोई काट वाट वाली बात नहीं है। वो इतने बड़े लेवल पे मुझे लगता है गुल जी, हम दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस गुल जी है इसमें, तो वो ज्यादा इसमें प्रकाश डाल पाएंगे। यदि मुझे तो लगता है कि एक जैसा रेगुलर रूटीन की विजिट होती है, इन्विटेशन आते हैं, जाना होता है, हमारे यहाँ भी आते हैं लोग, जाते हैं। तो जब आते जाते आपके यहाँ कई मंत्री हमारे यहाँ आए हैं पहले भी, तो इसके मायने ये थोड़ी कि आपके मंत्री यहाँ आ गए तो बस कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया, ये तो चलते रहता है। मेरा ख्याल है अशोक भाई, जो आप बात कर रहे हैं इसमें एक किसी हद तक लॉजिक भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो वेपन इंडिया के पास हैं वो मिडिल ईस्ट नहीं खरीदेगा। वो मिलिट्री हार्डवेयर ईरान, जो मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब हो जाए या ईरान यूएई हो जाए, गुल जैमल साहब इससे शायद इत्तेफाक करेंगे कि इंडिया ईरान जो यूएई है वो तो F-35 खरीद रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि इंडिया की थोड़ी बहुत जो छोटा मोटा जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो खरीदे। तो वो तो और किसी चक्कर में जा रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जहां पे भी भारत की फौज घुसेगी या भारत जाएगा, हमारे लिए तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है। बट एनी हो, मैं इसको अब कंक्लूडिंग सेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं गुल जैमल साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूं ऑलमोस्ट। मुझे यह बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, सऊदी अरब, इस्राइल और अमेरिका अगले कुछ अरसे में ईरान के साथ कैसे डील कर सकता है? अगर हमें थोड़ा ये पंच लाइन दे दें कि सऊदी अरब, इस्राइल और अमेरिका अगले कुछ अरसे में कैसे ईरान के साथ डील करेगा। जी आपको मेरी आवाज आ गई है गुल साहब? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीमा जी, आज प्रोग्राम में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतने बीच में इतनी तकलीफें आ गई जितनी तो भारत पाकिस्तान के चर्चाओं में नहीं आती होगी। नहीं आ रही। गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुल जैमल साहब, मेरा ख्याल है उनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही। चीमा जी, मैं आपके एक सवाल का, आपने जो सवाल उठाया कि जब वो सऊदी अरेबिया इतने बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स बाहर से खरीद रहे हैं तो इंडिया से छोटे मोटे खरीदने की क्या जरूरत होती है? ये डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम एक नेबरिंग कंट्री में गए और वहां उन्होंने जाके वहां से अरहर खरीदी, एक अरहर का ऑर्डर दिया, जबकि हमारे देश में अरहर रखने को जगह नहीं थी। तो हमारे देश में बवाल हो गया कि हमारे यहाँ के किसान मर रहे हैं और आप वहां से अरहर खरीद रहे हो। ये डिप्लोमेटिक होता है। किसी कंट्री का एक रिक्वेस्ट आता है तो वो थोड़ा सा ऑब्लिगेशन करना पड़ता है। जब आप ऑब्लिगेशन करते हो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इंडिया डिफेंस का बहुत बड़ा सप्लायर हो गया, लेकिन इंडिया भी अभी बहुत सारी चीजों में सामने आ रहा है। ऐसे में यदि 2-4 चीजों की बात भी करने गए होंगे तो आप इसको अन्यथा ना ले, आप उसको ये मत बार बार ढूंढने का प्रयास करें कि इसमें कोई ना कोई ऐसा मिलिट्री टैक्टिक्स है जो कोई बड़ा फ्रंट होने जा रहा है। वो फ्रंट होगा नहीं। एक फ्रंट जो है वो चाइना के खिलाफ जो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग, ये कोई मेरे से या आपसे छुपी हुई बात नहीं है। चाहे हिंद महासागर में हो या कहीं हो,
ये जो साथ में एक्सरसाइजेस चल रही है लगातार, कभी ऑस्ट्रेलिया की, कभी जापान की, कभी अमेरिका की, आपकी भी आर्मी एक्सरसाइज करती है अलग अलग कंट्रीज के देशों के साथ, ये लगातार एक निरंतर प्रोसेस होता है। और उसी के तहत मुझे लगता है कि आर्मी चीफ गए, तो मैंने तो कहा कि हमारे देश में भी भाई, हमारा मैं आपके पाकिस्तान में भी कोई अच्छी चीज प्रोड्यूस हो रही होगी, अच्छी भी नहीं होगी तो, लेकिन वो बेचने के लिए तो आदमी बाहर जाएगा तो बताएगा तो सही कि मेरा माल भी थोड़ा सा देख ले, यदि ले सकते हो तो। जी जी तो ये ठीक है। तमाम चीजें होती है, ऐसा मुझे लगता है। आप इसको आर्मी का कोऑपरेशन जो बार बार देख रहे, ये इतना ज्यादा देखने की जरूरत मुझे नहीं लगता। चले कोई बात नहीं, देखिए सॉवरन मुल्क है, जो मर्जी कोऑपरेशन करें, कोई बात नहीं है। गुल जमे साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, मैं जो सवाल आपसे मैंने आपका सवाल भी सुन लिया। मैं जी 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 कुछ जी अर्ज करता हूँ, चीजें दो तीन अहम कंक्लूडिंग चीजें अर्ज करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये ब्लॉक है, इसराइल का असर है मुत्तहदा अरब अमारात पर, यूएई पर, और यूएई का असर है सऊदी अरब पर। हम जो समझते हैं ना कि सऊदी अरब का असर है मुत्तहदा अरब अमारात पर, ऐसा नहीं है, इसके बरक्स है। मुत्तहदा अरब अमारात के तल्लुकात इसराइल से बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने तल्लुकात हैं। इसराइल के जेर असर है सऊदी अरब की करंट लीडरशिप, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ये लोग, और यूएई के जरिए ही इसराइल के ताल्लुकात हैं इंडिया से भी, डायरेक्ट भी हैं, इनके जरिए भी। तो ये पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है, और पूरे ब्लॉक की इंटरेस्ट्स हैं, एक चीज। दूसरी, आपने पूछा कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे ईरान के सऊदी अरब के साथ आपको पता है जो दुश्मनी है, मुखालफत है, वो सदियों पुरानी है, वो जाने वाली कहीं नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इनके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप होता था, किंग अब्दुल्ला जब सऊदी अरब के किंग थे, और रफसंजानी जब यहाँ के सदर थे ईरान के, तो उस दौरान बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका था। और बाद में जब अहमदीनेजाद भी आ गए तो वो वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहा। वो वर्किंग रिलेशनशिप भी खत्म हो गया है। अब पूरी खुलकर मुखालफत है, एनिमोसिटी है, एनमिटी है। ये सूरत हाल खतरनाक है। इस सूरत हाल ये कैसे खत्म होगी, नॉर्मलाइज टाइज कैसे होंगी, इसकी डिपेंड करता है कि ईरान की बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे डील होती है। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ की गवर्नमेंट, मैं आपको एक और भी बताऊं, रूहानी गवर्नमेंट जो है, ये बिल्कुल चाहती है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे वो रवाबत कायम हो जाएं जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे। तो अगर उस तरह के तल्लुकात बनते हैं तो रीजनल तौर पर ये फिर यूएसए ने इसराइल से सऊदी अरब से बात करके तो ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर होने हैं, करवाने हैं। अगर वो बेसिक प्रॉब्लम अगर खत्म नहीं होता तो ये तल्लुकात बिगड़ने हैं, खराब नहीं होने। एक चीज तो ये हो गई क्लियर। एक और चीज जो आपने पूछी तो नहीं, लेकिन मैं वो अर्ज करना चाहता था कि ईरान के और इंडिया के साथ तल्लुकात, ये भी ईरान के और इंडिया के साथ तल्लुकात अब तो काफी मसलन कह लें कि एक सर्द कोने में पड़े हुए हैं, लेकिन ये बेहतर होंगे। उस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के इमरान खान गवर्नमेंट आने से पहले थे। जब खान साहब ने वजीर आजम बनने के बाद यहाँ दौरा किया और आर्मी चीफ ने दौरा किया, तो कुछ चीजें तय पाई। जो कुछ चीजें तय पाई उनमें ये थे कि आप इंडिया के साथ रवाबत रखें, आप जिसके चाहे रवाबत रखें, वो रवाबत पाकिस्तान की कॉस्ट पर नहीं होने चाहिए। जो हम आपने इंडिया के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कुछ एक्टिविटीज की हैं, वो एक्टिविटीज का हमें पता है, ये सबूत है, वो नहीं होनी चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप हो लेकिन हमारी कास्ट पर नहीं होंगे। तो दोनों ने, पाकिस्तान और ईरान को, दोनों को शिकायतें थी, दोनों के पास एविडेंस थी, क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज की एविडेंस थी, दोनों ने सामने खोलकर चीजें रख दी। तो दोनों ने ये वादा किया कि हम किसी ना पाकिस्तान सऊदी अरब की खातर ईरान के साथ ताल्लुकात खराब करेगा, और ना ईरान इंडिया की खातर पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब करेगा। तो आपने नोट किया कि उसके बाद ये रवाबत में बेहतरी आई है बहुत ज्यादा। उसके बाद कोई उस तरह के मसाइल देखने में दोनों मुल्कों के दरमियान मसाइल पैदा नहीं हुए जिस तरह के पहले पैदा होते थे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स थी जो तय पाई, और दोनों अपनी कमिटमेंट्स जो है पूरी कर रहे हैं।
उसी का नतीजा, बल्कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो आखिरी फॉरेन मिनिस्टर जरीफ का जो विजिट हुआ है, उनमें जो ट्रेड, बहुत सारी अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड इन बिलियंस ऑफ डॉलर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान इज गोइंग ऑन, उन्होंने कहा इसको डॉक्यूमेंट भी करें और बढ़ाएं भी, और जो 5 बॉर्डर्स, पहले 5 पॉइंट्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉइंट्स, उनको 5 की बजाय 10 करें, ये ट्रेड को भी बढ़ाएं, क्योंकि ये तो इतने करीब है पाकिस्तान और ईरान कि एक मुल्क में सब्जी की अगर कमी, पाकिस्तान में टमाटर की और प्याज की कमी आई थी तो सारा यहां से टमाटर और प्याज जा रहा था ईरान को। तो ये इतनी कुर्बत है, इनकी तजारत इतनी हो सकती है, 1 दिन का 2 दिन का फासला है दरमियान में सारा। तो इन्होंने इस पर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि इनको बढ़ाया जाएगा, बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि मेरा ख्याल है ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा कम हुआ, और पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। अशोक वानखेड़े साहब, कितनी खूबसूरत बातें हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी 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 जी। नहीं, मैं बिल्कुल, गुल साहब ने जो बात कही कि कोई किसी के वजह से किसी के साथ ताल्लुकात ना खराब करे, और हर देश का अपना एक पॉलिसी होती है, हर एक देश का अपना एक इकोनॉमिक्स होता है, हर देश की अपनी एक प्रायोरिटीज होती है, और उस प्रायोरिटीज के हिसाब से हर देश दूसरे देश के साथ ताल्लुकात रखते हैं। जो गुल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे जो है वो बात करना चाह रहा हूँ अशोक भाई, मेरा और वो दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया, और मैं बेसिकली अशोक साहब से सवाल करना चाह रहा था कि जो कैसे ये बॉर्डर खुल सकते हैं, कैसे बॉर्डर खुलेंगे। अगर बॉर्डर खुल जाए अशोक भाई बॉर्डर खुल जाए, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, सेंट्रल एशिया, आगे यूरोप, तो क्या ही मजे आ जाएं। लेकिन यहाँ पे तो बॉर्डर बंद होते जा रहे हैं। हमने तो अपना ईरान के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम किया है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होने की बजाय बढ़ रहा है। तो अशोक भाई से राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा वो आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशोक भाई, आपसे सवाल है, कैसे ट्रस्ट जुड़ सकता है? बिल्कुल, आज गुल साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। और ट्रस्ट डेफिसिट को ठीक करना होगा। और चीमा जी, मुझे याद है 15 दिन या 1 महीना पहले हम एक प्रोग्राम में बैठे थे, जब एक बहुत बड़ा डोजियर पाकिस्तान ने दे दिया है इंटरनेशनल एजेंसीज को कि इंडिया दहशतगर्द देश है और कई जगह आपके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हमने करवाए हैं। उसके बाद बातचीत की बात खत्म हो जाती है। अभी जो कुछ भी है, उस डोजियर को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस कितना होता है और हम कहां मुजरिम पाए जाते हैं, इसका इंतजार है। और यदि ये नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने फिर एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की थी बदनाम करने की। फिर हम बातचीत का रास्ता खोलेंगे। हम तो कहते हैं कि बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए। कारगिल हुआ तो भी बातचीत हम करने को तैयार है, हर चीज पे बातचीत करने को तैयार है। जिस प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा हिंदुओं का नेता मान के पाकिस्तान और सारा सब लोग बदनाम कर रहे थे, वो आदमी अपने शपथ विधि में आपके वजीर आजम को बुलाता है, उनकी यहाँ अनशेड्यूल्ड विजिट पाकिस्तान, उनका प्लेन लैंड हो जाता है। ये तमाम बातें हैं। तो लेकिन आप और हम उस प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में यही बात निचोड़ निकल के आया था कि जब आपने एक डोजियर दे दिया है तो उस डोजियर का अभी इंतजार हो रहा है कि इंटरनेशनल एजेंसीज में कहां वो स्टैंड होता है, और या तो बोगस है तो फिर वो खत्म हो जाएगा, और यदि है तो फिर इंटरनेशनली हमें फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सैंक्शन सिर्फ ईरान पे लगेंगे। यदि इंडिया दहशतगर्दी करता है और ये सब इंटरनेशनली प्रूव हो गया तो सैंक्शंस हम पे भी लगेंगे, क्योंकि हम भी एक ग्लोबल विलेज के मेंबर हैं। सवाल वो है, तो देखना ये है कि अभी वो डोजियर का क्या होगा। हमने तो कहा था कि 1 साल का टाइम ले, 1.5 साल का टाइम ले। अभी एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज में पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई इंडिकेशन नहीं है। आपके यहाँ कुछ होगा तो यदि ये सारी बातें ठीक हो जाए, यदि पाकिस्तान भारत के संबंध सुधर जाए, तो इराक से, अफगानिस्तान से यूरोप, टर्की तक घुस सकते। वो वाली बात नहीं है, वो तो फिर पूरा रास्ता ही खुल जाएगा। सारा है ट्रस्ट डेफिसिट। वो ट्रस्ट डेफिसिट जो अभी गुल साहब कह रहे थे, जो अनरिकॉर्डेड ट्रेड जो चल रहा है पाकिस्तान ईरान के बारे में, उसको रिकॉर्ड पे लाने की जरूरत है। ये जो गुल साहब कह रहे थे, ऐसी तमाम चीजें हैं, वही चीजें भारत और पाकिस्तान की है। ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये रुकने चाहिए, और ये तभी रुकेंगे जब कार्यवाही रुकेगी। कार्यवाही हम कर रहे हैं ऐसा आपका कहना है, हम इंतजार कर रहे हैं। हमने जो प्रूफ दिए वो इंटरनेशनली आपके यहाँ कई बार आप ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान आ चुका है, उसका भी हमें दर्द है। हम भी चाहते पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस के जो आतंकवादियों की लिस्ट है उसमें से लोग आपके यहाँ रह रहे, वो भी हमको बुरा लगता है।
आपके यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा वांटेड क्रिमिनल जो होता है उसको अमेरिका घुस के मारती है, इसका भी हमको दर्द होता है। एक एशियन को तो हमेशा अमेरिका आने का दर्द तो होगा दिल में, लेकिन अब ये जगह हम ही देते लोगों को तो करे क्या? तो ये डेफिसिट निकलने की जरूरत है। जहां तक भारत पाकिस्तान का सवाल है, एक बार यदि ये मसला खत्म हो जाए तो अब तो ये डोजियर गया है तो डोजियर का इंतजार है। हम तो बोलते हैं तो हमने प्रूफ दिए हैं, वो एक्शन हुई है। अब आपने प्रूफ दिए है, एक्शन का इंतजार है। मैं और आप हमने आमने सामने है, क्या करें? हम कितने भी अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है तो पोजीशन तो लेनी पड़ती है। और मुझे लगता है हम सब में सीनियर गुल साहब है, तो गुल साहब इसको शायद इंडोर्स करें। मैं इसमें थोड़ी सी अशोक भाई आपको बात बताऊं, आपने बातें बड़ी कर ली हैं, लेकिन अशोक भाई जरा सुने इस बात को, ये इतनी आसान बात नहीं है और इतनी सादा बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे, ये उनकी हम समझते हैं टैक्टिक थी कि जी अनशेड्यूल्ड विजिट कर दो, जी मैं ओथ पे बुला रहा हूं, आओ गुर्बत खत्म करें। और भाई गुर्बत खत्म करनी है, अनशेड्यूल्ड ओथ पे बुलाया है, जो अनशेड्यूल्ड जो है वो आपने विजिट किया है, ओथ पे बुलाया है, तो और कहते हो गुर्बत खत्म करो, तो फिर बैठो ना। ये क्या तरीका हुआ कि आप ना तो हमारे साथ कश्मीर डिस्कस किया, शिमला एग्रीमेंट की बायलैटरल वायलेशन आप कर रहे हैं, कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द पाकिस्तान में आए और आप हमसे कहें कि ये बात भी करें। कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क हमने बलूचिस्तान में तोड़ा है, अभी गुल जेमल साहब ये बात बता रहे थे, जो अशोक भाई अभी जो गुल जेमल साहब हमें बता रहे थे कि हमने पाकिस्तान ने ईरान को कहा है कि आप जो है हमारी जो ईरानी टेरिटरी है या ईरान पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक हैं वो इंडिया की वजह से खराब नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली तो हमने तो ईरान को ऑन बोर्ड लिया है कि इंडिया आपकी सरजमीन चाबहार में इन्वेस्टमेंट करके आपसे ऑयल लेके वो जो लिवरेज इंडिया ईरान में डेवलप करना चाह रहा था, उस लिवरेज को हमने तोड़ने की कोशिश की है। अब मुझे बताएं, आप FATF में इतना हमारे साथ दर्द कर रहे हैं, हर फोरम में तो आप हमें ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसने भी कहा है कि जो इंडिया के बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। वो हमने तो नहीं कहा ना, हम उनमें आपको लेके जा रहे हैं FATF, फिक्र ना करें। नहीं। और दूसरी बात आप जवाब देता हूं क्योंकि लिंक टूट रही बार बार। अशोक भाई मैं कंप्लीट कर लूं, आप बोलिएगा, कंप्लीट कर लूं, मैं आखिरी एक दो बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिएगा जो मर्जी बोलिए। और दूसरी आखिरी बात, आपने डॉसियर की बात की, आपको हिट फील होगी, हिट फील हुई थी अगले दिन, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का ट्वीट में नाम लिया और इंडिया सारा चमकता था, उठता था, ओह हम तो बात ही नहीं करते, पाकिस्तान कौन है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत ज्यादा सियाने बंदे हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान क्या है। जिस दिन डॉसियर गया, हीट फील हुई, ट्वीट में पाकिस्तान आ गया। ये है वो ट्वीट जिसकी आपको हीट फील हुई है। और अभी आप देखें, अभी आपको मजीद हमने UN जनरल सेक्रेटरी को जो है वो डॉसियर दिया है, P5 से बात की है और बाकी जितने ग्लोबल कैपिटल्स हैं वहां पे बता रहे हैं कि इंडिया इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। कुलभूषण यादव तो एक बंदा है ना, उसके अलावा अफगानिस्तान में जो आप जमातुल अहरार और TTP को फंड दे रहे हो कि डवी हो जाओ ते पाकिस्तान ते हमले करो ते इन्हां नूं मारो, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਓ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਓ। कश्मीर में जो आपकी इंसल्ट, आपने बड़े 370 35 ये कर दिया वो कर दिया। पर अशोक भाई एक बात माने, पूरी दुनिया में आप गंदे हुए हैं कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान की इज्जत बनी है करतारपुर कॉरिडोर खोलन दे। पर तुसी ਤੁਹਾਡੀ सरकार एडी जालिम है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिखों ने कहता कहते ये तो है ही पाकिस्तान के एजेंट। अभी आजकल वो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपने उनको भी खालिस्तान का लेबल लगा दिया है। देखें एक बात बताऊं, सुनिए, आखिरी बात एक बात बताऊं अशोक भाई, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड की, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम डिवाइड की और अभी हिंदू सिख डिवाइड होने जा रही है इंडिया के अंदर, और वो पाकिस्तान नहीं कराएगा। हिंदू सिख डिवाइड अशोक भाई, हिंदू सिख डिवाइड जो है वो पाकिस्तान नहीं कराएगा। पहले आपने हिंदू मुस्लिम डिवाइड की, अभी हिंदू सिख डिवाइड की बुनियाद आपने पंजाब में रख दी है और पंजाब का किसान और सरदार और सिख खड़ा हो गया
पूरी दुनिया में आपके लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन आपने उनको भी खालिस्तान और दहशतगर्द और पता नहीं क्या कह दिया। नरेंद्र मोदी जी को कहें अपनी तरक्की जरूर करें, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपेंस पे ना करें। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बोल दिया आप, अब मैं बोलूंगा। जी जी जी, वो राब्ता हमारा उनके साथ मुनक़ता हो गया। गुलजेमिल साहब बस हमें 2 मिनट दे दें आपकी, मुझे पता है कि इसमें। हाँ चिमा जी, अब देखिए मैं मैं आपको जवाब देता हूं। सबसे पहली बात है, मैंने उस दिन भी कहा, मैं आपके डोजियर को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं आपका डोजियर इंटरनेशनल एजेंसी में स्टैंड होने दीजिए, नहीं तो ऐसे 10 डोजियर मैं आपको हर दूसरे दिन वहां खड़े करके दिखाऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं होता। 1 मिनट होने दीजिए, हमने दिए हुए चीज हुई है इसलिए मैं बोलने का अधिकार रखता हूं, आप पहले होने दीजिए, जब हो जाएगा तब बात करेंगे। मैंने बोला तब मैं भी यही हूंगा, आप भी यही होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि ये हम दिखाते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आके आपके यहां बुलाया, आपके यहां गया, ये दिखाते हैं। तो आपके यहां क्या करते हैं मुझे बताओ? हमारे यहां जब पठानकोट हुआ तो आपके देश के एजेंसीज को बुलाया था हमने, क्या ये दिखावा था? आपके यहाँ के एजेंसी के लोग आके चले गए थे, ये दिखावा था? ये दिखावा नहीं था। आपका प्रॉब्लम ये है, आपके देश में जब तक आपका वजीर आजम कश्मीर के इशू को बढ़ा के, जब तक आपकी फौज भारत का भूत, नरेंद्र मोदी का भूत सामने नहीं रखेंगे, तब तक आपकी राजनीति नहीं होती। वहां पे आपकी राजनीति आपके विकास पे नहीं है, नरेंद्र मोदी के भूत पे है। यही कारण है कि आपके पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं। ये दिखाता इस बात को कि नरेंद्र मोदी का भूत दिखा के, इंडियन आर्मी का भूत दिखा के आप राजनीति करते हैं। दूसरी बात है, आप बार बार करें कि हम अफगानिस्तान में कर रहे, ये कर रहे। अरे आप तो ये आरोप लगाते आज से थोड़ी है, जब से पाकिस्तान पैदा हुआ तब से आरोप लग रहा है, लेकिन प्रूफ आज तक नहीं मिला। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, हमने जो डॉक्यूमेंट दिए उसके ऊपर एक्शन हुआ। आप डॉक्यूमेंट दीजिए, एक्शन होगी तो बात करेंगे। सिर्फ डोजियर देने पे इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं है, ये इससे कोई हर्ज नहीं होगा। आपने कहा सिख डिवाइड हो गए, आपको एक बात बता दूं मैं आपको, हमारे यहाँ किसानों का यदि एजिटेशन हो रहा है तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन दिल्ली के पास हरियाणा और पंजाब दिल्ली को लग के राज्य है। आप क्या समझते हैं कि जो कंट्री एक सब कॉन्टिनेंट है, तो केरल से ट्रैक्टर लेके किसान आएगा? केरल से किसान का एक डेलीगेशन आया है, वो देश का आंतरिक मामला है और सरकार लगातार बातचीत कर रही है। 8-8 घंटे की चर्चाएं हो रही है और 5 फेरी हो रही है और 9 तारीख को इसका डिसीजन निकलने वाला है। हमारे यहाँ सिख और हिंदू डिवाइड नहीं होता। हमारे भारत का इतिहास देख लीजिए आप, ये तीसरा एजिटेशन है सबसे बड़ा किसानों का, और जिसमें तब भी सिख थे और आज भी सिख थे। पगड़ी संभाल जट्टा, ये अंग्रेजों के टाइम पे हुआ एक एजिटेशन है सबसे बड़ा, जिसमें नारा दिया था पगड़ी संभाल जट्टा, और सब पंजाबी तब भी सरदार आए थे। तो इसके मायने ये थे कि सिर्फ सरदार ही अंग्रेजों के खिलाफ थे, पूरा देश खिलाफ था। आपको पता है जितने लोग फांसी गए हैं पंजाब में, भारत के स्ट्रगल में, जब भारत पाकिस्तान एक था, तो जितने झगड़े हुए हैं भारत पाकिस्तान, अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाए हैं, उन फांसी चढ़ानों में से 90% सरदार थे। जितने लोग जेल गए हैं उनमें से 90% लोग सरदार थे। इसके मायने ये थे कि सरदारी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे थे। और क्या आपके कराची और लाहौर में जो एजिटेशन हो रहा था वो गलत था? वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। ये सोच है आपकी। ये बार बार हिंदू मुस्लिम डिवाइड, क्या हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं? मेरे यहाँ का मुसलमान आज पाकिस्तान में जो भारत से गया हुआ मुसलमान है, जिसको सेकेंडरी डिवीजन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप देते हैं, उससे ज्यादा खुशी है। हमारे यहाँ का मुसलमान अपने आवाज उठा सकता है, सरकार को गाली देने की औकात रखता है। आपके यहाँ कोई हिंदू है जो आर्मी को गाली दे? नहीं दे सकता। आपके यहाँ कोई हिंदू सरकार को गाली दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि आपने वहां के हिंदुओं को दबा के रखा है। मेरे यहाँ का मुसलमान आज खड़ा होकर बोल सकता है। आप बोल रहे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? आप मुझे ताज्जुब लगता है, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारी बेइज्जती हुई है? अरे भारत की तो पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसको भारत नहीं चाहिए? कौन से कंट्री ने भारत को शन किया है? कौन से कंट्री ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर में गलत किया है? एक पाकिस्तान की डफली बजाने से आपको लगता है कि आप एक डफली से पूरा बैंड दिखा दोगे? तो बैंड नहीं होता, वो आप ही बजाते और आप ही सुनते और आप ही महिमा मंडित होते हो। ये आपकी खुशी की बात है। जहां तक भारत का सवाल है, जम्मू कश्मीर में काम भी हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लड़के आज नौकरी भी पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में एजुकेशन भी शुरू हुआ है। इतने साल से जो जम्मू कश्मीर पड़ा हुआ था, सड़ा हुआ था, आज पाकिस्तान का दर्द ये है कि पाकिस्तान में आज लोकल प्लेयर्स नहीं मिल रहे। आपके यहाँ से जो आतंकवादी आते हैं, वहां लोकल सेल्स जो होते हैं वो खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ के युवकों को पता पड़ गया, कश्मीरी युवकों को,
कि अब यहीं पे विकास की धारा में जुड़ना है। अब वो आपका पैसा लेके आपके लिए बॉम्ब विस्फोट नहीं करेगा, वो आपके लिए लोकल लेवल पे काम नहीं करेगा। ये दर्द है पाकिस्तान को, यही कारण है पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हम उसको भी हम अंडरमाइन करते हैं, हम बार बार विकास की बात करते हैं, लेकिन जब आपने डोजियर दिया तो डोजियर का इंतजार होगा। डोजियर में जब यदि डोजियर फेल हो गया, यदि आने वाले 2-3 साल में भारत पे कहीं एक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर हम बैठेंगे बोले आओ बात करो, आपने बहुत कर लिया इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि हम करते ही नहीं है। आपने जो किया वो अपने जगह पे, हमने कुछ किया होता तो हमको इंटरनेशनल एजेंसी करती है, आओ साथ मिलकर काम करें, आओ कुछ विकास करें। ये तो भारत का कोई भी, नरेंद्र मोदी हो, चाहे यूपीए की सरकार है, चाहे लेफ्ट की सरकार है, मेरे देश में मुस्लिम लीग की भी सरकार आएगी तो भी वो पाकिस्तान के साथ वही रवैया रखेगा कि आओ साथ में मिलकर काम करें। ये बदनाम करने की एक तारीख है कि आप बस लगातार बोल रहे कि इसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया। कहां हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुआ? कौन से नरेंद्र मोदी आने के बाद हिंदू मुस्लिम के दंगे कहां हुए? कौन से दंगे हुए? 135 करोड़ का देश है हमारे यहाँ के, मैंने पहले भी बोला पाकिस्तान के जैसे तो हमारे यहाँ राज्य है, और पाकिस्तान का जो क्राइम रेट है तो हमारे राज्यों से भी बहुत कम है या ज्यादा है। देख लीजिए आप एक बार आंकड़े लेके, तो आप एक किसी की गो हत्या के लिए किसी की हत्या होती है, आप कहते हो कि मुसलमान तकलीफ में है। एक हत्या से मुसलमान तकलीफ नहीं आता। ऐसे में सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि जहां मुसलमानों को बचाया है और मुसलमानों ने हिंदू को बचाया है, वो खबरें आपके लिए अहम नहीं रखती, क्योंकि उस खबरें से आप अपने देश में सेंसेशन नहीं कर सकते, वो खबरें आपके देश में राजनीति नहीं कर सकती। हमारे देश में मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, आपके देश में किसी हिंदू को राष्ट्रपति बना के दिखाइएगा, किसी आर्मी चीफ बना के दिखाइएगा, आपके देश में ये करिएगा। हमारे यहाँ कई मुसलमान मुख्यमंत्री बने हैं राज्यों के, आपके यहाँ कितने हिंदू मुख्यमंत्री बने हैं बता दीजिए मुझे। आप हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, वो जो आपको गूगल पे भी जाके मिल जाएगा। ये मात्र किसी अखबार ने, किसी मैगजीन ने किसी पे लिखा हुआ आरोप नहीं है कि वो देश मनी लॉन्ड्रिंग करता है। यदि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, ऐसे अखबार दसों छापते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी है, हमने उन अखबारों का और मैगजीन का हवाला नहीं दिया। हमने जो हवाला दिया वो स्टैंड हुआ है यूनाइटेड नेशन में, हमने जो एड्रेसेस दिए हैं वो स्टैंड हुए हैं यूनाइटेड नेशंस में, हमने जो एड्रेसेस दिए हैं वो इंटरनेशनल एजेंसीज ने एक्सेप्ट किए हैं, इसीलिए आपको लेटेस्ट मिले हैं। मैं ये नहीं कहता, आपके नेताओं की, आपके आर्मी की, बाकी लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन अब वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। चीमा साहब, आपने बहुत सारी बातें की, थोड़ी मुझे भी करनी दीजिए। और क्या है, ये बार बार ऑडियो का लिंक टूट रहा है, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, शायद मेरी आवाज आपको आ रही है। मैं एक बार फिर से इसको चालू करता हूँ, फिर देखते हैं। अशोक भाई का सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया। गुलजेमल साहब सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके, फिर इसको शो को मैं कंक्लूड करने लगा हूं। वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं अशोक भाई। मैं अशोक भाई जैसे ही ज्वाइन करते हैं मैं उनको ये बताता हूं, अशोक भाई आप बात करते हैं ना भारत के अंदर मुसलमानों की बड़ी इज्जत है, असदुद्दीन अवैसी को रोज कहा जाता है कि हम तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे भारत का, तुम इंडिया में अच्छे मुसलमान हो। नहीं, वो रोजाना कह रहा होता है टीवी में असदुद्दीन अवैसी। एक मुसलमान की सियासत देखें, सुन ले बात, सुन ले। अभी मैं इसके बाद कंक्लूड करने लगा हूं, जरा सुन लीजिएगा बात। एक सेकंड, जिस ओएसी की आपने बात की, उस ओएसी ने आप ही के टेलीविजन चैनल पे बोला था पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता ना करे, पाकिस्तान को यह बता दे कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान में जो गया है, भारत से मुसलमान उससे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। ये उसी ओएसी ने कहा। ये वही ओएसी है जो हैदराबाद में अपना पूरा 44 सीट बरकरार रख के आज वो तय करेगा। ये ओएसी तय करेगा हैदराबाद में मेयर किसका होगा, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। ये यहाँ के मुसलमान की ताकत है। क्या बात कर रहे हैं आप ओएसी को कह रहे हैं? ओएसी वही है जिसने आज बिहार में जाके अपनी सीटें लड़वा के 5 जितवा के लाया है। ये आप सोचते हैं कि ओएसी को भारत में इतना पकड़ के रखा है कि उसको काम करने नहीं दे रहे? आप नतीजे देखिए, हैदराबाद के कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे देखिए, आप कॉर्पोरेशन बिहार के नतीजे देखिए। अशोक साहब सुने, अशोक भाई का मसला ये है कि ये किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। उनको पता है अगर ये बोल पड़ा तो मसला खराब हो जाएगा। मैंने अभी नाम ही लिया असदुद्दीन अवैसी की बातों का, तो अशोक भाई अब आपने बात सुननी है। आप पिछले 10-12 मिनट से बोल रहे हैं, अब आपने कुछ भी नहीं बोलना, ये मैं आपको बता दूं, मेरी रिक्वेस्ट है। 12 मिनट से आप बोल रहे हैं, पहली बात सुन लें, और इसके बाद मैंने ये शो कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम हो गया। गुलजेमल साहब से बात आकर निकल गई है। पहली बात तो यह है कि भारत का मुसलमान हर रोज बेइज्जत होता है। ये वही भारत का मुसलमान है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे तुम्हारी मस्जिद गिराई गई है वह मंदिर बनेगा। ये भारत के मुसलमान को
सुप्रीम कोर्ट और सियासतदान जूते की नोक पे लिखता है, एक बात। दूसरी बात, जो भारत का मुसलमान, वहां शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, इतने बड़े बड़े स्टार को रोजाना कहा जाता है सबूत दो। आमिर खान की मुलाकात हो गई उसकी टर्की के जो प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ, तो पूरे इंडिया के अंदर ये इल्जाम लगने शुरू हो गए कि तुम जाके वहां पे मुलाकातें करते हो। तुम टर्की पाकिस्तान के बारे में बोलता है, टर्की कश्मीर के बारे में बोलता है, टर्की पाकिस्तान का साथ देता है, तो आमिर खान की जो इज्जत की गई, उसको जो जलील किया गया, जो भारत के लोगों ने जलील किया इसलिए वो मुसलमान था, ये है इज्जत। और मैं असदुद्दीन अवैसी की जो बात कर रहा था, वो बेचारा रोजाना कहता है मुझे बीजेपी से पैट्रियटिज्म की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं खुद हिंदुस्तानी हूं। बीजेपी वाले उसको थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास इंडियन सिटीजन मानते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। और याद रखें, जिस दिन ट्रंप जो था दिल्ली में मौजूद था, बीजेपी और आरएसएस के लोग दिल्ली के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर चढ़ के बीजेपी के झंडे लगाते थे, और आप यहाँ पे सेकुलरिज्म के नारे मारते हैं। और आप, मैं आखिरी बात कंक्लूड करने लगा हूं, और आपने पठानकोट, चीमा जी झूठ ही बोलना है तो आप ये बोल दीजिए ना, झूठ बोलना है तो आप ये बोल दीजिए कि पाकिस्तान में, भारत में मस्जिदों के बीच में से मूर्तियां रख के उसको मंदिर घोषित कर दिया है, बोल दीजिए। आपने हमारे सर्वोच्च, नहीं चीमा जी ऐसा नहीं होगा, आपने सर्वोच्च न्यायालय पे उंगली उठाई। सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा आपने? चीमा जी पढ़ा आपने बगैर पढ़े, आप प्रोफेसर है चीमा जी, आप पढ़े लिखे हैं, आप वो डिसीजन पढ़िए। उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो मस्जिद, वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, मस्जिद गिराई, ये गलत बात है। और आपको मैं बता दूं, मस्जिद गिरने का केस अभी भी चल रहा है, मस्जिद गिराने का केस चल रहा है। वो जमीन किसकी थी, इस पे डिस्प्यूट था। वो जमीन रामलला के नाम पे गई, ये बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दूसरी एक मस्जिद बनाने के लिए दी, वो आप नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद गिराई गलत हुआ, ये बोला कि आपको सूट नहीं होता क्योंकि आपकी राजनीति को सूट नहीं होता, आपके ऑडियंस को सूट नहीं होता। मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको मेल करूंगा, आज पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेल करूंगा, पढ़िए उसको और फिर बोलिए। आप झूठ नहीं बोलिए ना प्लीज, झूठ नहीं। और मजे की बात यह है गुल जैमल साहब, मैं आपको भी थोड़ा इन्वॉल्व कर लेता हूं। मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई, उनमें से किसी एक को भी सजा नहीं दी गई इंडियन कोर्ट में। ये खूबसूरती है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की कि मुसलमानों की मस्जिद गिराई, पूरी दुनिया ने देखी, सजा किसी को नहीं मिली, और कहा तुम्हें कहीं और जमीन देते हैं। अशोक भाई बात सुने, आप बोल पड़ते हैं, आपका प्रॉब्लम यह है कि आप, मैं नहीं बोला, आपने 12 मिनट नॉन स्टॉप स्पीच की है। अब सुने, झूठ नहीं बोलना, मैंने क्या कहा चीमा जी, आप बोलिए पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए। आपने जो झंडे लगाने वाली बात करी, मुझे एक प्रूफ दीजिए कि जिस दिन ट्रंप था उस दिन मस्जिद पे झंडा लगा, एक प्रूफ दीजिए। सुने तो सही ना, सुने तो सही ना यार, ये क्या बात हुई? आप प्रूफ की बातें कर रहे हैं, मुझे बात बताएं, सारी दुनिया ने देखा। मैं आपको 10 सुने, मैं आपको 10 रिपोर्टें देता हूं, ह्यूमन राइट्स वॉच की ले लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल को तो आपने वैसे ही बंद कर दिया ना, का उसके तो आपने मक्कू ठप देता, पंजाबी के अंदर मक्कू ठप देना कि चलो इंसानी हकूक को प्रोब करते हो इंडिया में, गायब हो जाओ यहां से क्योंकि तुम इंसानी हकूक को प्रोब। और सुने, आपने पठानकोट की बात की, जब तक इंडिया के अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और कश्मीर में कश्मीरी आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। अशोक साहब, आपने कश्मीरियों की जमीन और उनके इलाके आवाज नहीं आ रही यार, कब्जा किया हुआ है, लिहाजा कश्मीरी आपसे लड़ते रहेंगे, तो उसको पाकिस्तान में ना डालें। हाँ, हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, बट मेरा ख्याल है कि ये बात बहुत लंबी होगी और शो भी लंबा हो गया। अशोक भाई, मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करने लगा हूं। उसकी वजह ये है, मैंने अपना मौकफ दे दिया, इसको हम फिर कभी लेके जाएंगे। शो 15-20 मिनट ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन आज मैं होस्ट था, लेकिन आपने आज मुझे बात नहीं करने दी, ये मेरी आपसे कंप्लेन है, क्योंकि मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं, आप ज्यादा बोलें। अभी नहीं मैंने बोलना, अभी कंक्लूड प्लीज। शिवा जी झूठ मत बोलो, बाकी सब सराखों पे, देखे, झूठ छोड़ के बाकी सब सराखों।
मैं जो बोलूंगा वो आपको झूठ लगेगा, क्योंकि मुसलमान तो आपके लिए है झूठा, सिख और मुसलमान तो है झूठा ना, सिख और मुसलमान की इज्जत कोई नहीं है, बाकी चले। मेरे लिए चीमा मुसलमान नहीं है, मेरे लिए चीमा मेरा दोस्त है, मेरे लिए चीमा जो है एक प्रोफेसर है, एक लर्नेड आदमी है। प्लीज मुसलमान और हिंदू के बीच में ऐसा ना करें। आप दोनों मुसलमान मिलके एक हिंदू को, मैंने ऐसा नहीं कहा आप दोनों मुसलमान मिला के एक हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे हम तीनों में कौन हिंदू और कौन मुसलमान? हम तो तीनों बुद्धिजीवी है, पत्रकार है। छोटी सी बात मुझे कहनी है। जी गुलजेम साहब, एक छोटी सी बात जी बोले गुलजेम। वो अर्ज ये है कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है ना, वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, प्रोग्रेसिव है। इंडिया को ईरान की तरह चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और अपने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे। इससे पहले ईरान ने क्यों पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं किए थे? क्योंकि नवाज शरीफ गवर्नमेंट का ट्रस्ट डेफिसिट था। यहाँ गवर्नमेंट के लोग आते थे, ईरानियंस उनको कहते थे भाई आपने सऊदी अरब से इजाजत ले ली है ये बात करने की। ये बात उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को नहीं कही, प्राइम मिनिस्टर को नहीं कही। क्यों? इनके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी कि ये आदमी क्रेडिबल है, इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो ये कहेगा वो करके दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया को इस फुर्सत से फायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। ये उस तरह का लीडर नहीं है जो पिछले थे कि इस दुश्मनियों को आगे लेकर चले। ये तरक्की की तरफ, इसके प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, आइंदा का लीडर है, और इस फुर्सत से फायदा उठाए और बेहतर ताल्लुकात बनाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गुलजेम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ईरान तेहरान से ज्वाइन किया। और अशोक वानकाडे भाई, आपके साथ मुज़ाकरात चलते रहेंगे, जितनी डिस्कशन चलती रहेगी हमेशा की तरह। थोड़ा ऑडियो लिंक ठीक हो जाए और हम आपको कन्विंस करेंगे कि मुसलमानों और सिखों को उतनी इज्जत दें जितनी हिंदुओं को इंडिया में इज्जत है। चले, आज नहीं तो कल तो आप मान ही जाएंगे ना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों की बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर बात होगी।